नमस्कार बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था। तो गुप्त जी अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए थे। राष्ट्र कवि अर्थात जिनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित बातें हों, जिनका विषय राष्ट्रीय चेतना का हो। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, फिर भी घर पर रहकर ही उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी ये सब को अच्छी तरह से पढ़ा और सब पर उनका एक समान अधिकार हो गया, है ना। भक्ति धारा में आप देखेंगे तो राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, दो भक्ति धाराएं प्रचलित हुई हमारे भारतीय सनातन धर्म में। वे राम भक्ति धारा के राम के उपासक हुए, लेकिन राम के साथ साथ वे राष्ट्र से जुड़े रहे। यह नहीं कि अब हम भक्ति में डूबे हैं, राम की भक्ति में डूबे हैं तो सिर्फ राम राम करते हुए रहे, बल्कि हर तरह से राष्ट्र चेतना उनके अंदर में पूरी तरह से कूट कूट कर भरी थी कि भक्ति हो, लेकिन वह भक्ति राष्ट्र चेतना के साथ जुड़ी हो, है ना, कि उस भक्ति में भी राष्ट्रीय चेतना समाहित हो। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। उस समय का जो सामाजिक परिवेश था, तो उस सामाजिक परिवेश का एक तरह से उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया। रिसर्च आज वाला रिसर्च नहीं, थीसिस लिखने वाला रिसर्च नहीं, एक बौद्धिक रिसर्च कि कहाँ क्या परेशानी है, समाज की प्रगति का बाधक कौन सा तत्व है, क्या कारण है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो हम सभी भारतीयों को विघटित करके रखा है, खंडित करके रखा है और अलग करके रखा है। और इस प्रकार से अपनी रचनाओं के, राष्ट्रवादी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम भी करते रहे। उनकी जो काव्य भाषा थी वो विशुद्ध खड़ी बोली, जो हम लोग आज के समय में जो एक मानक हिंदी के रूप में जो अभी प्रचलित है हमारी हिंदी भाषा, तो उस मानक रूप को उन्होंने अपनाया। और इस प्रकार से भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है देखा गया। संस्कृत का प्रभाव देखने का मतलब यह होता है तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए शुद्ध हिंदी में तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तत्सम शब्द वैसे जो संस्कृत से सीधे निकल कर के उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे होते हैं तत्सम शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, शब्द की उत्पत्ति आप पढ़ें तो वही। तो संस्कृत निष्ठ उनकी भाषा थी। तो संस्कृत निष्ठ जिसकी भाषा होती है वो भाषा हिंदी की विशुद्ध भाषा मानी जाती है, शुद्ध भाषा मानी जाती है। काव्य की जो कथा वस्तु थी उनकी, वो भारतीय इतिहास के भी अंश कथाओं में होते थे, उन विषयों में होते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से हम सब पहले ही देख चुके हैं कि वो राष्ट्रवादी थे। तो राष्ट्रीय तत्व को वो ज़्यादा महत्व देते थे, उस पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि इधर उधर की बातें करने से क्या लाभ, है ना। दायित्व यह है कि उस समय आज़ादी की लड़ाई चरमोत्कर्ष पर थी। वैसे समय में सभी अपने अपने स्तर से अस्त्र शस्त्र उठा चुके थे। तो साहित्यकारों का अस्त्र शस्त्र क्या होता है? लेखनी होती है, उनके विचार होते हैं। तो उन्होंने भी अपनी लेखनी को उठाई और राष्ट्र के साथ जोड़ दिया, ताकि लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। ठीक है ना। इस प्रकार से गुप्त जी की जो कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं वे हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथवत। ये तीनों जो कृतियां हैं उनकी, यह एक अलग विषय है। जैसे आपने राम को पढ़ा, सीता को पढ़ा, लक्ष्मण को जाना राम वनगमन में, या राम
कथा में अगर जानते हैं तो। लेकिन उनके समान या उनसे भी कहीं ज़्यादा त्याग करने वाले भी उस परंपरा में लोग हैं जिनको कि लोग नहीं जानते हैं। जैसे लक्ष्मण तो 12 वर्ष तक वन में अपने भाई के साथ रहे, लेकिन क्या हुआ, वो तो विख्यात हो गए। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा राम के पीछे पीछे रहे, घर बार त्याग कर। लेकिन उर्मिला भी तो 12 वर्षों तक दूर रही, उनका भी तो त्याग हुआ। उनकी विरह व्यथा को तो कोई किसी ने नहीं देखा, कहीं उसका वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्टेंस देते हुए, महत्व देते हुए साकेत में एक मुख्य पात्र, मुख्य मेन कैरेक्टर के रूप में उर्मिला को बनाया, लक्ष्मण की पत्नी को। यशोधरा में भी देखा आपने कि गौतम बुद्ध को सभी जान गए, भगवान का दर्जा मिल गया, लेकिन यशोधरा का त्याग नहीं है क्या? यशोधरा ने भी तो त्याग किया था ना। 28 वर्ष की अवस्था में, उम्र में अपनी पत्नी और अपने बेटे को सोए हुए छोड़कर बुद्ध बिना बताए बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए चले गए। अगर यशोधरा चाहती तो उनके लिए बाधा बन सकती थी, लेकिन नहीं, उसने भी त्याग किया। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात, है ना। तो वहाँ पर यशोधरा को मेन कैरेक्टर, एक तरह से नायिका के रूप में चित्रित किया है, मेन कैरेक्टर के रूप में चित्रित किया है और उसको उठाया है और दिखाया है। जयद्रथ वध में भी वही है। जयद्रथ महाभारत का निगेटिव पात्र माना जाता है, नकारात्मक पात्र माना जाता है, खलनायक के रूप में, है ना। कर्ण को भी देखा, कर्ण को भी लोग खलनायक के रूप में ही ये किया, लेकिन उसके अंदर के तत्व को देखा, समझा, और ऐसी स्थिति में उन्होंने वैसे वैसे पात्रों को, जो समाज में उपेक्षित जो पात्र थे, उन पात्रों के अंदर के भाव को देखा, उनकी अच्छाइयों को देखा और सकारात्मक तत्व को देखा, और इस प्रकार से उन्होंने अपना विषय बनाया। पिता चरण दास, वो भी कवि, छोटा भाई सियाराम शरण गुप्त, वो भी साहित्यकार, वो भी कवि, रचनाकार। तो पूरी तरह से साहित्यकारों की पृष्ठभूमि थी, पूरा वातावरण था उनके इर्द गिर्द, आसपास, ऊपर नीचे। तो सचमुच ये मैथिली शरण गुप्त जी जो है हमारे हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं, क्योंकि 1886 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनका देहावसान हो गया। तो आज तो ये हमारे बीच नहीं है, परंतु इनके द्वारा, इनकी कविताओं के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, सचमुच यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साहित्यकार होने के नाते ऐसे साहित्यकार, महान साहित्यकार, प्रेरक साहित्यकार को मेरा नमन, वंदन, कोटि कोटि प्रणाम।